आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को। उसमें मेजरली हमारा टारगेट होगा एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑप्सोनाइजेशन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले हम ज़रा बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है हमारे पास, ये कोई भी पर्सन है हमारे पास, उसकी बॉडी को अटैक करता है कोई भी वायरस। इट कैन बी बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन। जब ये वायरस इस इंडिविजुअल की बॉडी में आता है तो इस पर्सन की बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन शो करती है। अब वो जो रिएक्शन है उसमें क्या प्रोड्यूस होती हैं? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इस बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करती हैं। अब इस तरह से जो एंटीबॉडीज हैं वो दो तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करती हैं, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी टू वेज में इस एंटीजन को बॉडी से रिमूव करती है। फर्स्ट वन, ये इस एंटीबॉडी को क्या करती है? बॉडी से परमानेंटली रिमूव कर देगी और उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे या मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और दूसरा, एंटीबॉडी किस तरह से एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करती है? वो उसके अफेक्ट को नलीफाई कर देती है। अब इफेक्ट को नलीफाई करने का मतलब क्या है कि वायरस या बैक्टीरिया ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट ज़रूर होंगे बट ये टारगेटेड सेल्स को इफेक्ट नहीं कर सकेंगे, जिसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम फर्दर भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ज़रा ये इंटरेक्शन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक एंटीबॉडी है और ये उसके अगेंस्ट पैथोजन है। अब ये पैथोजन है, इसके ऊपर स्पेशल काइंड की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, यानी स्पेशल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो ये एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज करती हैं और एंटीबॉडीज़ उनके साथ जाकर अटैच हो जाती हैं। इस इंटरेक्शन की फर्दर आगे 4 टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल IgM। ये IgM एंटीबॉडीज़ पेंटामेरिक होती हैं। पेंटामेरिक का क्या मतलब है? इसमें 5 वाइड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो किस तरह से? इस तरह से हमारे पास लेट्स सपोज ये एक एंटीबॉडी है, ये दूसरी एंटीबॉडी, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ एंटीबॉडी, जो एक ही यूनिट बनाते हैं। दे आर लिंक्ड थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और जे चेन। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? ये एंटीजन के साथ बाइंड करती हैं। फॉर एग्जांपल ये एंटीजन है तो ये एंटीजन एक जगह इधर अटैच हो गया, एंटीजन एक इधर अटैच हो गया, सेम इस तरह से। तो ये जितने भी एंटीजन्स होंगे वो इन एंटीबॉडीज़ के साथ इधर अटैच हो जाएंगे, या हम इस तरह से कह लेते हैं कि जो एंटीबॉडी है ये डिफरेंट एंटीजन्स को अपने साथ क्या कर लेती है? बाइंड कर लेती है और इनको यहाँ से जाने नहीं देती। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये कैप्चरिंग कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ एंटीजन्स को कैप्चर कर रहे हैं
और एक क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक गुच्छा बन रहा है हमारे पास। अब ये जो क्लम्प फॉर्मेशन है, इस क्लम्प फॉर्मेशन को कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, जिसमें एंटीबॉडी एंटीजेंस की क्लम्प्स बना देती है, और ये जब क्लम्प्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं इनको एग्लूटिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये एग्लूटिनेशन रिएक्शंस यूज़ कहाँ पर होते हैं? जब हम आरबीसीज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी जब हम ब्लड ग्रुप टाइपिंग कर रहे होते हैं कि किसी इंडिविजुअल का कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो उस केस में हम एग्लूटिनेशन रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। हम स्पेशल टाइप ऑफ सीरम यूज़ करते हैं और किसी भी पर्सन के ब्लड के अंदर उसको ऐड करते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल का क्या है? ब्लड है। तो अगर उसके अंदर हमें एग्लूटिनेशन नज़र आ जाए, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स नज़र आ जाए, तो ये क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि इस इंडिविजुअल के अंदर इस सीरम की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जिससे उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? डिफाइन हो जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। प्रेसिपिटेशन में सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें सॉल्यूबल टॉक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्यूबल टॉक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो एंटीबॉडी है वो सॉल्यूबल टॉक्सिन्स के साथ क्या करती है? बाइंड करती है, और जब ये बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके रिजल्ट में प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट एक्चुअली क्या है? एक इनसॉल्यूबल क्लम्प है, बट इस केस में जो क्लम्प फॉर्मेशन हो रही है वो सॉल्यूबल टॉक्सिन्स के साथ है, एंटीजेंस के साथ नहीं है, जो पहले केस में सेल्स थे। वैसे तो ये टॉक्सिन्स भी एंटीजेंस ही कंसिडर होते हैं, बट इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, सॉल्यूबल टॉक्सिन्स इन्वॉल्व है। इस मैकेनिज्म को हम नॉर्मली इम्यूनो डिफ्यूजन कहते हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन। अब इम्यूनो डिफ्यूजन में होता क्या है कि आपके पास ये एक एगर प्लेट है, और उस एगर प्लेट में एक जगह पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और दूसरी जगह पर हमारा सैंपल प्रेजेंट होगा। उस सैंपल के अंदर हमारा टॉक्सिन प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा सैंपल है। अगर इस सैंपल के अंदर इस एंटीबॉडी IAB लिखना है इधर, एंटीबॉडी के अगेंस्ट कंपैटिबल होगा, तब ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। और एक पॉइंट आएगा जब ये एक जगह पर कंसंट्रेट कर जाएंगे। जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन होगी, इट मीन्स सैंपल के अंदर उतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, उतने ज़्यादा क्या प्रेजेंट है? टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। पहले हमने ये देखा कि किस तरह से एंटीबॉडीज एंटीजन को रिमूव कर रही हैं फर्स्ट केस में। अब न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज किल नहीं करती एंटीजन को, फिर ये क्या करती हैं? तो इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज ये कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज हम इसको वायरस कंसीडर कर लेते हैं। इस वायरस के ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स एक्चुअली करती क्या हैं? ये हमारी बॉडी में स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जाकर अटैच होती हैं, और उन सेल्स के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट। अब होता क्या है? नॉर्मल मैकेनिज्म ये है
कि ये एंटीबॉडी, ये वायरस की जो एंटीजेंस हैं ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, वायरस इस सेल में एंटर होता है और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ वायरस के इस पार्ट के साथ जाकर अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पार्ट एक्सेसिबल नहीं होता या ये पार्ट वर्क नहीं कर सकता और सेल के इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इस तरह से क्या होता है, वायरस का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। जिस तरह से एसिड्स और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है, सेम उसी तरह से हमारे पास जब स्पेसिफिक वायरस की स्पाइक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इन स्पाइक प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज कर देगी। अब ये न्यूट्रलाइजेशन असल में करती क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है सेल को इस वायरस से। अब अपेरेंटली वायरस बॉडी में प्रेजेंट है, बट ये इस सेल को टारगेट नहीं कर सकता या स्पेसिफिक टारगेटेड सेल्स को टारगेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ऑप्सोनाइजेशन। ये रिएक्शन सिर्फ एंटीबॉडीज़ नहीं करती, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो ऑप्सोनाइजेशन करती हैं। अब ऑप्सोनाइजेशन असल में है क्या, इसमें एक्चुअली हमारे पास ऑप्सोनाइजेशन में हमारे पास ये एक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये एक साइड से अटैच होती है विद पैथोजन और दूसरी साइड से ये अटैच होती है विद किलर सेल्स। वो मैक्रोफेजिस सेल्स हो सकते हैं, वो नेचुरल किलर सेल्स हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं। अब पैथोजन इसमें एक मीडिएटर का काम कर रही है। एंटीबॉडी ये करती है कि भाई पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है, मैं इस पैथोजन को टैग कर दूंगी। अब जब टैग्ड पैथोजन को किलर सेल्स देखेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अफेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई करने में, जिसकी वजह से किलर सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स या डिफेंसिव सिस्टम में जो इन्वॉल्व सेल्स हैं वो इसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। अब लेटेस्ट थेराप्यूटिक्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। वो किस तरह से कि ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाई जा रही हैं जो एंटीबॉडीज़ कैंसर सेल्स को टारगेट करती हैं। अब असल में ये एंटीबॉडीज़ ऑप्सोनिन का काम करती हैं और कैंसर सेल्स को टैग कर देती हैं कि भाई ये प्रोटीन्स हैं जिनको ये कैंसर सेल्स हैं जिनको बॉडी से रिमूव करना है। तो बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो डिफेंस सिस्टम असल में क्या करता है, इन कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके किल कर देता है। तो लेटेस्ट रिसर्च जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब सारे जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं उनकी शॉर्ट समरी अगर हम देखें, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस बेसिकली सेल्स को टारगेट करते हैं। इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है वो IgM, क्योंकि ये पेंटामेरिक होती है, इसके बारे में भी हमने अंडरस्टैंड किया। और इसमें हमें क्लम्पिंग नज़र आती है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन में हमारे पास सॉल्यूबल एंटीजेंस होते हैं जिसमें टॉक्सिन्स को हमने स्टडी किया। उसके अलावा एंटीबॉडी
की एक्सेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ताकि वो एंटीजेंस को जो सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं उनके साथ इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो सके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास सॉल्युबल एंटीजन होता है और इसमें क्या होता है, ये एंटीजन के फैब साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। सेम इज़ द केस विद ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मैंने जिक्र किया था। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो ऑप्सोनिन का रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी चीज़ इसमें यूज़फुल हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।